रावत की बात करें, वो भी सीडीएस थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी की है। 3 साल उन्होंने इसको पढ़ा। अगर वो मीडिया पर और थोड़ा पढ़ लिए होते चौहान साहब तो शायद इस तरीके से बात नहीं करते, जिसमें अगर आप गंभीरता से देखें, मैं देख रहा हूं मेरे जो पूर्व में वक्ता थे उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, पर आप देखिए उनको गंभीरता से वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा विमान दे वर, जब उनका उल्लेख कर रहे हैं दूसरे इंटरव्यू में वो डाउन की कहते हैं कि अब ये तनकीद किस पे कर रहे हैं? अपने सीडीएस के ऊपर। भारत का ये सीनियर जर्नलिस्ट है और कह रहा है कि जो पिछला सीडीएस था बिपिन रावत, जो एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारा गया था, वो जो है उसने पीएचडी की हुई थी मीडिया रिलेशंस पर, उसे बात करने का तरीका था, इसे तरीका नहीं आता, इसे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी जो उसने की है। यानी अब जो सीडीएस अपना आर्मी चीफ से भी बड़ा ओहदा है, जो तीनों सर्विसेज का चीफ है, उसके ऊपर ये सहाफी अब गोदी मीडिया के शुरू हो चुके हैं कि उसे ये बात नहीं करना चाहिए थी। आगे चलकर आप जरा डिटेल में देखिएगा कि कैसे अपने पायलट्स के ऊपर भी बातें कर रहे हैं, कैसे आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक कह रहा है सीडीएस को बात करनी चाहिए थी, एक कह रहा है नहीं करनी चाहिए थी, गोदी मीडिया को भी बीच में रगड़ रहे हैं। यानी आपस में इनकी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। जो हम देखना चाहते थे वो अब इंटरटेनमेंट एक बार फिर हमारे लिए शुरू हो चुकी है। जरा मुलाहिजा कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो। गिराए गए तो दे वर, यानी एक से ज्यादा विमान की बात है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा रफाल गिरा और क्या उसको गिराने में चीन की जो नई मिसाइल है PL-15 उसका इस्तेमाल हुआ। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो दुनिया भर के बाकी देश उस पर नजर गड़ाए रहते हैं, ये देखने के लिए कि अत्याधुनिक हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, किसके इस्तेमाल हुए, किसके कामयाब हुए, किसके फेल रहे। तो ये एक बात है जिस पर तब नहीं, ये भी आप अहम पॉइंट उठा रहे हैं। विस्तार आ रहा है धीरे धीरे। एक विमर्श ये भी चला था कि भाई चीन के हथियार फेल हो गए, फुस बम निकले, तुर्की के वो ड्रोन वो तो किसी काम के नहीं निकले। याद है ना आपको, भारत का पूरा मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, चीन के जितने भी मिसाइल हैं वो तबाह हो गए। जीडी बख्शी जैसा चवल इनका जो सबसे बड़ा डिफेंस एनालिस्ट बनता है, वो अभी भी ये क्लेम कर रहा है। अभी भी उसे अक्ल नहीं आई कि चीन तो तबाह बर्बाद हो गया, पता नहीं उनकी जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स बैठ गए वगैरह वगैरह, फुसकी बम निकले और इस तरह की बातें वो करते रहे। अभी जरा सुनिएगा। तो कहानी आधी अधूरी आधी हकीकत आधा फसाना भी परोसा जा रहा था ना विमर्श के नाम पर। जी हाँ, पर ये जो चीन का जो मिसाइल मैं बता रहा हूं, इस पर दुनिया भर की नजर है संदीप। ये मिसाइल ऐसा है, जब ये विमान से अलग भी हो जाता है तो इसका अपना रडार है, उसके हिसाब से। अब तारीफें शुरू कर दी हैं उन्हीं चीन के मिसाइलों की जिसको पहले फुसकी बम कहते थे। मिसाइल चलता है, जैसे ही अलग होता है उसके बाद इसमें एक बूस्टर है जिससे इसकी गति और तेज होती है। 5 मैक मतलब आवाज से 5 गुनी तेज इसकी रफ्तार है। तो काफी ऐसा मिसाइल है जिस पर सब देखना चाहते थे और पहली बार कहा जा रहा है कि यहां इस्तेमाल हुआ। अगर इस पर और विस्तार आता, मुझे लगता है विस्तार आएगा जरूर आगे, तो वो उससे और चीजें समझ में आएंगी। सीडीएस साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो इससे बचते बहुत अच्छा होता। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सिंगापुर में कहा तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है यहां भारत में बात करते, दूरदर्शन पर या और किसी चैनल पर बात करते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये एक बहुत भारत में बात करते गोदी मीडिया के सामने। पागल के बच्चों, कभी तुम्हारे गोदी मीडिया की इतनी औकात हुई है कि सरकार से, फौज से कोई मुश्किल या टफ सवाल भी पूछे? नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज आपने सुने होंगे। आप अब अगले इलेक्शन में आपका तो मुकाबला ही कोई नहीं, आप कितनी सीटें लेंगे, इस तरह के तो ये सवाल पूछते हैं। आप खाते क्या हैं? मशरूम्स खाते हैं? आपकी सेहत का राज क्या है? आप सुबह किस टाइम उठते हैं? ये तो क्वेश्चन होते हैं अपनी सरकार से, इनकी तरफ से। महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, इस सवाल में राजनीतिक रूप से भी है, सेना का राजनीतिकरण भी कहीं जुड़ जाता है ना। फिर यहाँ पर जो राजनीतिक भाषा इस्तेमाल हो रही है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, सेना जो हमें बता रही है, दोनों तस्वीरों में तो अंतर आ गया ना। यहाँ तो समन्वय की जरूरत थी, अंतर क्यों आ रहा है? देखिए, वो तो अंतर आएगा, ये अंतर तो आएगा ही संदीप, ये अंतर तो स्वाभाविक है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए जिस तरह की बातें एक राजनेता कर सकते हैं, जितना उनको छूट मिली होती है
अपनी बात को कहने का न कहने का। आप सुन रहे थे दीपक जो बता रहे थे ट्रंप के बारे में, आप इतना उनको छूट मिली होती है, जबकि सेना का जो व्यक्ति है वो साफ बात करता है, सीधी बात करता है, वो राजनेता नहीं होता, वो सच बोलता है, साफ बोलता है। अब ये मौका शायद वो नहीं है जब आप इस तरीके से विदेशी मीडिया के आगे बैठकर इस तरह की बातें करते, या तो आप स्ट्रेटजी के रूप में कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सरकार पर देखिए सवाल पूछना आपका मेरा काम है दिबान, मैं तो लगातार ये मेंटेन करता हूं, जवाब देने का अख्तियार अधिकार तो सरकार का है ना। जब उन्हें लगे कि यह माकूल मौका आ गया, ये उपयुक्त वक्त है, तब जवाब दिया जाए। ये किस्तों में जवाब क्यों आ रहे हैं? किस्तों में जवाब आ रहे हैं, वही सवाल पैदा करता है, वही ये बताता है कि किस्तों ये अपना S-400 भी मानेंगे, ये बात याद रखिएगा। और इनकी जो पायलट पाकिस्तान के पास है, कुछ टाइम बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं ना, अगर आप इनका सोशल मीडिया देखें तो ये शिवानी सिंह को भी क्लेम करेंगे कुछ ही टाइम में कि वो पाकिस्तान के पास है। में सवाल की जरूरत क्या है? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी में, बार बार जो इस्तेमाल हो रहा है, यही शक पैदा करता है कि कहीं जो हुआ और जो कहा जा रहा है उसमें अंतर तो नहीं है, और उसमें फिर इस तरह की बातें जो सीडीएस आपने कही वो भी आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति को और ज्यादा नहीं, इसको और ये मतलब इतना आसान या इतना छोटा मामला नहीं रह जाता है। अनिल चौहान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल इसी शो का दूसरा जो सहाफी है वो पिछले को काउंटर कर रहा है कि तुम कौन होते हो सीडीएस के ऊपर सवाल उठाने वाले। उन्होंने सिंगापुर में क्यों बोला, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, ये दरअसल ये वो लोग इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं जो दरअसल चाहते ही नहीं कि जब देश इतने बड़े संकट में था तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने अच्छा फैसला किया, गलत फैसला किया, ये किस तरीके का फैसला किया। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट था तब हिंदुस्तान की लीडरशिप का फैसला कैसा था, क्या वो उस कुर्सी पर बैठने लायक थे, क्या उन्होंने इतना बड़ा फैसला करने की स्थिति या टैलेंट उनके अंदर था या नहीं था। नहीं, पर मैं एक सेकंड आपने कहा जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो कुछ एजेंडा, ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ, सिंगापुर में जाकर क्यों ये जवाब दिए जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे दिए, सात समंदर पार क्यों ये किस्तों में जवाब आ रहे हैं? अनुमान निश्चित तौर पे वो सही है। अचानक इस तरीके से संख्या, ठीक है हम संख्या पर आते हैं कि संख्या नहीं बताइए, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सौदा हुआ राफेल का, जितने सवाल उठाए गए और फिर उसके बाद विपक्ष पर क्या क्या आरोप लगाए गए, कोर्ट के अंदर लिखित तौर पर यह सबमिट किया गया सरकार की तरफ से कि यह सब कुछ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बेहद गोपनीय बताया गया, कोई सच्चाई उजागर नहीं होने दी गई। वो उस क्रम में आज ये सवाल कितना बड़ा है, संख्या ना जाने लेकिन सच तो देश को जानना चाहिए ना, सच को तो पता चलना चाहिए। और साथ में दसौं जो कह रहा है कि पायलट्स अनट्रेन्ड थे। सुना आपने, फ्रांस की कंपनी ये कह रही है कि तुम्हारे पायलट्स अनट्रेन्ड थे, तो उसकी ट्रेनिंग किसने करनी थी? भारत की एयरफोर्स ने करनी थी ना, ये पाकिस्तान ने ट्रेन करके अपने खिलाफ खड़ा करना था। तो क्या माना जाए कि कंपनी जानबूझ करके पायलट्स के ऊपर, भारतीय पायलट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहती है और फिर भी सरकार मौन है? सरकार ने इस चीज का कहीं खंडन नहीं किया है कि जो अनुमा जिस चीज का खंडन कर रही है वैसा कोई खंडन सरकार नहीं कर रही है। देखिए रामप्रकाश जी, अनुमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारी सेना पर सवाल करना, पायलट्स की ट्रेनिंग पर सवाल करना, ये गंभीर विषय है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हम भी नहीं मानना चाहते कि हमारी वायुसेना में पायलट ट्रेंड नहीं है इसलिए वो जहाज हमारे गिरा दिए गए दुश्मन द्वारा। मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूँ रामप्रकाश। देश को सब कुछ जानने का हक है एक लोकतांत्रिक समाज में। ठीक है, आप संख्या मत बताइए, लेकिन कुछ तो जानकारियां चाहिए हो। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी तरह के युद्ध में दोनों देशों को नुकसान होता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा हुआ होगा 71 के युद्ध को छोड़ दें कि जहां पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये सब हम लोग मानते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन जितना आप पर्दादारी करते हैं उतना संदेह बढ़ता है। मैं अतीत की बात कर रहा था। करगिल युद्ध के बाद 29 जुलाई 1999 युद्ध खत्म होने के तीसरे दिन सरकार ने कमेटी गठित कर दी और उसके मुखिया थे विदेश मंत्री के पिताजी के सुब्रमण्यम, जो हमारे देश के स्ट्रेटेजिक गुरु माने जाते थे उस दौर। 5 महीने में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। फरवरी 2000 में सदन के दोनों सदनों के पटल पर ये रिपोर्ट रख दी गई। रिपोर्ट की जो हेडिंग थी, जो उसका शीर्षक था, फ्रॉम सरप्राइज टू रिकनिंग, हैरत से हिसाब तक, उसमें पूरा हिसाब दिया गया करगिल युद्ध का। हैरानी जाहिर की गई। रिपोर्ट का शीर्षक ये बता रहा है कि करगिल में जिस तरह हमला हुआ देश हैरान था, लेकिन हिसाब कर दिया गया, पाकिस्तान का हिसाब किताब किया और देश को बता दिया कि ये हुआ। वो रिपोर्ट आज भी मौजूद है। अब इस पहलगाम हमले के बाद हमने जो ऑपरेशन किया उसके बारे में देश को जानकारी मिलना चाहिए। ये जो वीडियो सिंगापुर में एक पत्रकार ने, शायद ब्लूमबर्ग की पत्रकार
पत्रकार हैं, उन्होंने सीडीएस से जो पूछा है, कमोबेश उसमें एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि हमारे जंगी जहाज गिरे। उन्होंने संख्या से इनकार किया, उन्होंने ये एक तरह से कबूल सा कर लिया, लेकिन हमने उसके बाद क्या किया। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमने उसके बाद क्या किया। हमने बहुत, प्रधानमंत्री ने कल ही कहा, संयोग है कि उन्होंने भोपाल में आज सूरमा भोपाली के भोपाली लहजे में कोई डायलॉग नहीं किया, वरना वे कुछ भी कह सकते। तो इस तरह से जो सवाल लगातार उठ रहे, तो बहुत बड़ा उत्तर तो अभी सीडीएस साहब जनरल अनिल चौहान ने दे ही दिया है।